मैटर एंड इट्स स्टेट, द्रव्य एवं इसकी अवस्थाएं। सबसे पहले हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। मैटर वो ऑब्जेक्ट या वस्तु होती है जो जिसका कोई द्रव्यमान या मास या वो स्पेस घेरता हो, उसको मैटर कहते हैं। मैटर के एग्जाम्पल है वाटर, एयर, ऑयल और सॉलिड, सॉइल के और गोल्ड। इससे अपोजिट नॉन मैटर होते हैं जिसके एग्जाम्पल है एनर्जी, लाइट, साउंड, थॉट। इनका ना तो कोई मास होता है, ना ही ये स्पेस घेरते हैं। किसी वस्तु में क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी कि द्रव्य की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान या मास कहलाती है। वस्तु द्वारा घेरे गए उसका स्थान उसका आयतन कहलाती है। अब देखते हैं मैटर की प्रॉपर्टी क्या है। सबसे नंबर 1 प्रॉपर्टी है स्मॉल पार्टिकल, मतलब कि मैटर स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस भी होता है। मैटर डायनेमिक नेचर का होता है। यहाँ पर डायनेमिक का मतलब गतिशील होता है, यानी कि स्मॉल पार्टिकल की गति से यहाँ पर डायनेमिक का मतलब है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे जो पार्टिकल है उनकी गति पर डिपेंड करेगा। मतलब कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका डायनेमिक नेचर पार्टिकल का बढ़ेगा। पार्टिकल्स के बीच एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल होता है जिसको अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। मैटर के टाइप को सब्सटेंस कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अगला टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कि मैटर जो द्रव्य है उसके कितने प्रकार है कि कौन कौन सी स्टेट है उसकी। मैटर की 5 स्टेट होती है। पहली स्टेट है सॉलिड स्टेट, दूसरी स्टेट है लिक्विड स्टेट, तीसरी स्टेट है गैसीय स्टेट, चौथी स्टेट है प्लाज्मा स्टेट और पांचवी स्टेट है BEC स्टेट। सॉलिड स्टेट का शेप और वॉल्यूम फिक्स रहता है। वो क्यों रहता है, उसकी प्रॉपर्टी सॉलिड की देखते हैं। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए सॉलिड पर तो उसकी शेप पर कोई इफेक्ट नहीं होता। सॉलिड स्टेट की लगभग नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब कि वो कंप्रेस बिल्कुल कम होता है। मतलब कि अगर हम इसको दबाने की कोशिश करें तो ये दबेगा नहीं। सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है, मतलब कि जो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो वो स्थान कम घेरेगा, इसका मतलब उसका वॉल्यूम बहुत कम होगा। अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब कि सॉलिड स्टेट की घनत्व बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी वो बराबर होती है मास बटे वॉल्यूम के, जो डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करें तो डेंसिटी बढ़ेगी, अगर डेंसिटी को डिक्रीज करें तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट की शेप फिक्स नहीं होता और वॉल्यूम फिक्स होता है। मतलब अगर आप लिक्विड को किसी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में गिराएंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, परंतु उसका स्थान घेरने का जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा। परंतु हम सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता, ये हम देखते हैं। शेप फिक्स ना होने का कारण यही है कि इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग जो पार्टिकल के बीच में होती है, मतलब कि जो पार्टिकल के बीच का स्थान होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे अट्रैक्शन फोर्स वो कम होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होने के कारण मतलब क्या है, पार्टिकल दूर दूर होंगे और दूर होने का मतलब क्या है, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा वो कम होगा। अगर अट्रैक्शन कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि वो दूर दूर फैलने का प्रयास करेंगे। और वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमारी तीसरी स्टेट है गैसीय स्टेट। गैसीय स्टेट का शेप और वॉल्यूम दोनों डिफरेंट होते हैं। गैसीय स्टेट का शेप और वॉल्यूम डिफरेंट मतलब कि उनका फिक्स नहीं होता, क्योंकि उनके इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि उनके बीच पार्टिकल के बीच का स्थान बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा स्थान घेरने की कोशिश करेंगे। अगर उनके बीच का स्पेस अगर ज़्यादा है तो उनके बीच का अट्रैक्शन वो आप समझ ही सकते हो बहुत कम होगा। अगर अट्रैक्शन कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। और हाँ, गैसीय स्टेट का कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होता है इन तीनों से, क्योंकि हम गैस को अगर गुब्बारे में भरें तो आप देख सकते हैं कि गुब्बारे को हम कंप्रेस कर सकते हैं, परंतु जब हम किसी को सॉलिड को दबा के देखें तो बहुत नहीं दबता वो। हमारी चौथी स्टेट है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट में आयंस होते हैं, जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं। हमारे पॉजिटिव आयन वो नेगेटिव आयन के बराबर होते हैं, यानी कि पूरा जो एटम होगा, पूरा जो प्लाज्मा स्टेट होगी वो न्यूट्रल होगी। आपको पता है कि आयंस है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करते हैं। आप स्क्रीन पर प्लाज्मा स्टेट को देख सकते हैं। हमारी पांचवी और आखिरी स्टेट है BEC, मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह मैटर की पांचवी स्टेट है। पांचवी स्टेट ऑफ मैटर को स्टेंडरनाथ बोस जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे और अल्बर्ट आइंस्टाइन
इन दोनों ने मिलकर 1920 में 1920 में इस स्टेट को खोजा था। यह स्टेट हमें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी कि 0 केल्विन पर मिलती है, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस पर मिलती है। इस स्टेट की जो फ्री एनर्जी होती है, मुक्त ऊर्जा होती है, वो समाप्त हो जाती है। इसकी इन दोनों साइंटिस्ट ने ओनली थ्योरी दी थी, परंतु एक्सपेरिमेंटली एरिक ए कॉर्नल, वुल्फगैंग कोटरले और कार्ल ए मैमन ने 2001 में इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। इस पांचवी स्टेट को बेसिक पार्टिकल यानी कि सारे अणु को कंसंट्रेटेड गैस में रिप्रेजेंट करके दिखाया। इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज से पुरस्कारित भी किया गया था। 3 तरह के एक्सटर्नल फोर्स की मदद से हम मैटर की अवस्था यानी कि स्टेट को चेंज कर सकते हैं। वे 3 एक्सटर्नल फोर्स है टेम्परेचर, प्रेशर और एनर्जी, मतलब ताप, दाब और ऊर्जा। मान लीजिए आपके पास सबसे पहले सॉलिड यानी कि ठोस है। ध्यान रहे सॉलिड की जो एनर्जी स्टेट है वो लो रहती है। हमने सॉलिड को पहले गर्म किया। गर्म करने की प्रोसेस को हम मेल्टिंग प्रोसेस या गलन कहते हैं। सॉलिड से हमें लिक्विड मिल चुका है। लिक्विड को और गर्म करेंगे तो वो धीरे धीरे वेपर्स यानी कि गैस में बदलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसको हम वेपराइजेशन, वाष्पीकरण प्रोसेस कहते हैं। अगर हम गैस को और ज़्यादा हीट करें तो वो प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाएगी, जिसको हम आयनाइजेशन, आयनीकरण मतलब कि आयनों का कन्वर्ट होना कहते हैं। प्लाज्मा अपने हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंच जाता है। तब अगर हमें प्लाज्मा यानी कि आयन स्टेट से उसको गैसीय स्टेट में बदलना है तो उसे डी आयनाइजेशन प्रोसेस करवाना होगा, यानी कि वी आयनीकरण करवाना होगा। अगर हमें गैस से फिर से लिक्विड चाहिए, लिक्विड के लिए हमें कंडेंसेशन, संघनन प्रोसेस को करवाना होगा। और लिक्विड से सॉलिड चाहिए तो हमें फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन यानी कि हिमीकरण करवाना होगा। तब हमें वापस से सॉलिड मिल सकता है। अगर मान लीजिए आपको सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और अगर आपको गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उसको डिपोजिशन, उसको निक्षेपण प्रोसेस कहते हैं। और ध्यान रहे जैसे हम सॉलिड से प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एनर्जी का देना पड़ता है, परंतु अगर प्लाज्मा स्टेट से सॉलिड स्टेट में आते हैं तो एनर्जी हमें निकलती हुई दिखाई देती है, वो एनर्जी आउट होती है। अगले पॉइंट है हमारे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट गलनांक क्या है? मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं और वो लिक्विड स्टेट में चेंज होना जस्ट प्रारंभ करता है, यानी कि चालू करता है, लिक्विड स्टेट में आना स्टार्ट करता है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, अगर हम लिक्विड को गर्म करते हैं और गैस में स्टार्ट हो जाता है, चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट होता है, अगर हमने लिक्विड को फ्रीज कर दिया और वो उसकी पहली पॉइंट जिससे वो सॉलिड में फ्रीज हो रहा है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। कंडेंसेशन का एक रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे वर्षा होने से पहले तो जलवाष्प होता है, यानी कि वाटर वेपर होते हैं, वो जल की बूंदों में बनते हैं। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन ही कहते हैं। फ्रीजिंग का एक रियल एग्जांपल है, जैसे वर्षा होती है, जल कभी कभी बर्फ़ में सीधा कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस ये क्या है? फ्रीजिंग। और जैसे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से लावा निकलता है, वो फ्रीज होकर क्या बनता है? चट्टानों में बन जाता है। इसी तरह से सब्लिमेशन का रियल लाइफ एग्जांपल है, एक ड्राई आइस होती है जिसको सॉलिड CO2 कहते हैं और वो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और कपूर, जो कि हम नेपथलीन के नाम से जानते हैं, उसका केमिकल नेम है, उसको हम जलाएं तो वो सॉलिड से सीधा गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और नेपथलीन का फार्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली प्रोसेस डिपोजिशन, आप रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सर्दी होती है जब शीत ऋतु में जल वाष्प सीधे ही बर्फ़ में, यानी कि जो गैस है वो सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, वो उस प्रोसेस को हम डिपोजिशन प्रोसेस कहते हैं। थैंक यू। हमारा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम इसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ द साइंस स्टडी पर।